अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हद हुसैन साहब। नाज़रीन, आजकल मुल्की हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर खेल के मैदान को देखें तो वहाँ से मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं, और अगर सियासी, माशी और अमन व अमान से मुतालिक हालात को देखें तो हौसला अफजा खबरें नहीं हैं। पिछले 11 दिन से मुल्क एक अजीब कश्मकश में मुब्तला है। कलअदम TLP के कारकुनान सड़कों पर हैं, इस्लामाबाद पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत इनको ताकत और मुज़ाकरात से रोकने की तैयारी में है। इस हवाले से कल होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो एलामिया सामने आया, उससे तो लगता है कि अब बहुत वाज़ेह लाइन खींची गई है कि किसी सूरत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर अगर हुकूमती वज़रा के बयानात को देखा जाए तो शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब की टोन में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है और क्या वजह है कि आज सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इस तंजीम के कारकुनान छठी दफ़ा सड़कों पर हैं। हर दफ़ा इस मामले को वक्ती तौर पर दबाने की कोशिश की जाती है, मगर मुस्तकिल हल पर फोकस नहीं किया जाता। इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में ज़रा तफसील से बात करेंगे। फाद साहब, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी क्रिटिकल है, जो सिचुएशन बनी हुई है पिछले 10-11 दिन से। तो ये इस जमात का जो स्टार्ट है वो 2017 से हमारे सामने आया था, जो एक धरना भी हुआ फैज़ाबाद का। तो 2017 से लेके 2021 तक मुझे तो कोई हालात चेंज नज़र नहीं आ रहा है, इसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। उसी तरह मामलात हैं, छठी दफ़ा ये रोडों पे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी वही है जो 2017 में थी। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए वकास, ये छठी बार है मेरे ख्याल में जो भी आपने जिक्र किया जी। और उस वक्त जब ये पहली बार ये जो TLP है ये मार्ज़ वजूद में आई, ये 2017 में थी जी। और उसके फौरन बाद ही वो धरना लेकर यहाँ पे आ गए इस्लामाबाद में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उसके बाद वो यहाँ पे जो कुछ हुआ हम सबको अच्छी तरह याद है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार कुटाई भी हुई, और उसके बाद बिल आखिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, मुआहदा हुआ, और उसके नतीजे में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ अपने जो वजीर थे उनसे भी इस्तीफे लिए। उसके बाद से बतदरीज ये हर कुछ दिन बाद एक मामला खड़ा होता है और उस पर TLP जो है वो सड़कों पे आ जाती है और हुकूमत के साथ जो है उनकी एक रस्साकशी शुरू होती है। अच्छा, अब ये जो मामला इस वक्त चल रहा है, ये इस वक्त जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े ही इस टाइम ये एक क्रिटिकल वक्त है, क्योंकि जो इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक वज़ीराबाद के आसपास कहीं इनका जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, आगे नहीं बढ़ रहे मेरा ख्याल है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो लीडर्स हैं उन्हें बताएं क्या करना है जी। सिग्नल का वेट कर रहे हैं और उनके जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके कुछ हद तक मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो मुज़ाकरात किन से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किन बुनियादों पे हो रहे हैं, उसका कुछ हल्का फुल्का तो हमें कोई इंडिकेशन मिल रही है, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है। और अभी आज शाम वज़ीर आज़म ने जो मुख्तलिफ उलमाए कराम है उनसे भी मीटिंग की बनी गाला में, और उसके नतीजे में हमें ये बताया गया है कि एक 12 रुकनी कमेटी बन गई है, और अब कमेटी का खेल शुरू हो जाएगा। तो पहले भी यही चल रहा था, वहाँ पे मामला भी खड़े थे। इससे पहले कि हम जरा इस तफसील में जाएं, क्योंकि ज़रूरी है वकास समझना कि ये बार बार वही इशू क्यों सामने आ रहा है, और हर बारी चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो चाहे वो PTI की गवर्नमेंट हो, वो उसी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में क्यों गिरी। इसमें बात करेंगे, जरा ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं ये एक दुख भरी कहानी है। अच्छा, वाकई में। और ये एक्सपोज करती है न सिर्फ हमारी हुकूमतों की मजबूरियां, खुद साख्ता मजबूरियां, और ये भी एक्सपोज करती है कि हमारे यहाँ जो इक़्तिदार के खेल हैं उनको सामने रखते हुए कितना गंद उछाला जाता है, और वो गंद जो है बिल आखिर वापस आप ही की तरफ आता है। ठीक। तो ये तो इसमें मेरे ख्याल में बात करने की जरूरत है, लेकिन अगर रिकैप कर ले थोड़ा सा। जी बिल्कुल। कि मामला था क्या? जी, मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ, रिकैप करें अच्छा, डिटेल में पता चले, क्योंकि जाहिर बात है इतना कुछ होता है लोगों के ज़हनों से निकल जाता है। ये वाला जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसकी कहानी ऐसी है कि 2020 में कुछ फ्रांस में कुछ गुस्ताखाना खाके जो है वो उनका इशू खड़ा हुआ, और उसकी रोशनी में वहाँ ने कुछ इस तरह के बयानात भी दिए जिसपे मुसलमानों को सारी दुनिया में बड़ा दुख हुआ, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान और तुर्की के वज़ीर आज़म सदर जो हैं रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने भी उसकी मजम्मत की। बहरहाल उसकी रोशनी में, क्योंकि वो फ्रांस से ये सारा मामला खड़ा हुआ, तो TLP ने एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया 2020 में, और अक्टूबर में उस एहतजाज में उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान फौरी तौर पर फ्रांस का जो सफ़ीर है उसको यहाँ से निकाल दे, और ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान फ्रांस से खत्म करे, ताल्लुकात खत्म करे। अब ये कोई मुल्क ये कैसे कर सकता है?
लेकिन क्योंकि वो सड़कों पे आ गए और जिंदगी मफलूज करना उन्होंने शुरू कर दी, और जो भी उनका एक नारा है नामूसे रिसालत से, मुझे बताइए जब वो नारा लगता है तो कोई उसके सामने को खड़ा हो सकता है? यहाँ किसी को इनकार भी नहीं है। कैसे हो सकता है? आप एक मुसलमान होने के नाते ये तो इससे ज्यादा मुस्तहकम और तगड़ा अकीदा तो किसी का है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा। तो हुआ ये कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में दबाव आया, और ये भी एक अजीब सितम ज़रीफी है कि कुछ साल पहले पीटीआई वाले दबाव डाल रहे थे उस वक्त की गवर्नमेंट पे, वही चीज इनके सामने आ रही है। तो पीटीआई की गवर्नमेंट पे जब दबाव आया पिछले साल अक्टूबर में, तो उन्होंने वही किया जो पीएमएलएन ने किया था। उन्होंने घुटने टेक दिए और एक मुआहिदा किया, जिस मुआहिदे में उन्होंने ये लिख दिया कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने के लिए एक पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेके आएगी, करारदाद लेके आएगी, उस मामले पर बहस होगी। और उन्होंने उसमें मेरे ख्याल है 3 महीने का या कितने अरसे का कुछ टाइम दिया। बहरहाल वो मामला उस तरह उस वक्त के लिए वो मामला जो है वो खत्म हो गया, लोग वापस चले गए। लेकिन वो वक्त जब गुजरा तो टीएलपी ने फिर प्रेशर डालना शुरू किया। 2021 आ गया और जब अप्रैल आया तो अप्रैल में उन्होंने कहा जी ये तो डेडलाइन थी। टीएलपी ने कहा अगर आप डेडलाइन ये अब वो हमारे मुतालबात जिन पे आपने इत्तफाक किया था और दस्तखत किया था जी वो पूरे नहीं करते तो फिर हमारा एक सिलसिला शुरू होगा मुजाहरों का फिर से, जिसकी रोशनी में उनके जो लीडर हैं टीएलपी के जी साद रिजवी उनको गिरफ्तार कर लिया गया हुकूमत ने और कहा कि ना हम तो इसको कलदम बैन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। खैर वो मामला अप्रैल से होते अब ये आ गया अक्टूबर 2021 में। और अब उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने क्योंकि बिल्कुल वो मुनहरिफ हो गई है अपने हमारे अग्रीमेंट से, मुआहदे से, तो अब हम आ रहे हैं हुकूमत से वो वादा मनवाने। चुनाचे वो चल पड़े हैं और हमारे सामने ही है, वो अब वजीराबाद तक पहुंच गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो टोटल पैनिक मोड में है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब वो कहाँ पे खड़े हैं, वो तो वजीराबाद तक पहुंच गए हैं और गवर्नमेंट अभी सोच रही है। शेख रशीद साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, कभी वो कह रहे हैं जी अब इनको आईनी हाथों से निपटा जाएगा, गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया, और कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात हैं, कल भी हो सकते हैं, जुमे को भी हो सकते हैं, हफ्ते को भी हो सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन फिर क्यों क्रिएट की जा रही है? कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर खुद कन्फ्यूज्ड है। अच्छा। और खुद इसलिए कन्फ्यूज्ड है कि उनके अंदर उस जमात के अंदर उस काबीना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब इनके खिलाफ आप जो है वो फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको इनसे मुज़ाकरात करें, किसी तरीके से मामले को रफा दफा करें। लेकिन इस चुनाचे आपने शेख रशीद साहब के बयान भी सुने, क्या मुज़ाकरात करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि जी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज बनी है, यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ वजीर अपनी ही हुकूमत के पेज पे नहीं है, सेम पेज पे नहीं है। तो वो काबीना की मीटिंग हुई, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने सुनाई ये एक सख्त पोजीशन अपना ली। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हम किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो जो है वो इस तरीके से ब्लैकमेल करे और पुरतशद्दुद वाक़यात करे और रेट ऑफ द स्टेट चैलेंज नहीं हो सकती। ठीक है। उस मीटिंग के बाद जब फवाद चौधरी साहब बाहर निकले तो गवर्नमेंट की टोन चेंज हो चुकी थी और उन्होंने कहा जी ये तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये फलाना है और हम इनको ये जहां तक जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। एकदम टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही शेख रशीद साहब कहते हैं नहीं हम तो मुज़ाकरात करें। ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज्ड है और उस कंफ्यूजन के नतीजे में अब हो ये रहा है कि मामलात उन्हीं लोगों की तरफ आ रहे हैं जिन्होंने पिछले बारी में भी माजी में भी इन मामलात को संभाला था। घूम फिर देखिए ना, मैं वो पहले भी मैं एक जगह मैं लिखा भी था कि अगर आपके दारुल हुकूमत में एक इक़्तिदार की रस्साकशी हो रही हो और फिर इतना बड़ा इशू आ जाए तो फिर वाज़ेह हो जाता है कि एक्चुअली इक़्तिदार के तराजू में पलड़ा बारी किसका है। किसका है? क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के अब ये गवर्नमेंट जो है ये वापस एस्टैब्लिशमेंट पे आई है और अब जो कुछ हो रहा है वो जो मर्जी बयानात आपको हर तरह के नजर आएंगे। मिनिस्टर आके कह रहा जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इनके पल्ले अब उस तरीके से कुछ ज्यादा नहीं है। ये अब एस्टैब्लिशमेंट इसको डील कर रही है। जिस तरह कि आपको याद है 2017 में भी अल्टीमेटली उन्हीं की वजह से ये मामला जो है वो हल हुआ था और उसके बाद से भी जो मुज़ाकरात हुए हैं या कभी कुछ सख्ती भी हुई है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का सबसे की रोल होता है। ये क्यों है, ये भी एक अफसोसनाक हुकूमत भी तो चाह रही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट ही अपना रोल प्ले करे इस सारे मामले में, जो उन्होंने रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए हैं और पंजाब जो है उनके एक किस्म का हवाले कर दिया। इसमें मजीद बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, हुकूमती वज़रा ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी टीटीपी वगैरह थी, उनको भी बड़े अच्छे से डील किया है हमने, उनका कला कमा किया है पाकिस्तान से, तो ये भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो क्या इनको कंपेयर करना उनके साथ ठीक है? वकास देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसमें तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें ये बयानात सुनने को मिल रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से माजी में आज की हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो रवैया रखा था, मैं जरा उस पर भी बात करना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि देखिए, हम बार बार वही गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि हम पहले ऑपोजिशन में होकर कोई बात करते हैं, गवर्नमेंट में आके कुछ और बात करते हैं। ये इस तरह के मामलात पे जब सियासत की जाती है छोटे मफादात की खातिर, तो नुकसान उस मुल्क का उस तरीके से होता है जैसे आज हो रहा है, और हो रहा है। लेकिन पहले जरा इसकी टीएलपी की बात कर लें। देखिए, हमने 2017 में ये टीएलपी बनी, और बुनियादी तौर पर ये बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है जी, इनका जो अकीदा है, और अब ये उस यानी कि इनका एक स्ट्रीट पावर है जो हमें नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी एक पॉलिटिकल पावर भी है। हाँ, 2018 के इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया था। अच्छा, 2017 में जब ये बनी, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम प्रेशर में थी, और ये एक आम तासुर बन चुका था कि तमाम तर जो सियासी और गैर सियासी कुव्वतें हैं वो एक तरीके से जमा हुई हैं पीएमएलएन को थोड़ा सा दबाव में डाल के, और उसको धक्का भी मारना है इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए। टीएलपी उस लार्जर जो एक प्लान था उसका एक हिस्सा बनी। अब वो कैसे उसको बनाया गया, किसने बनाया, उसमें अभी हम नहीं जाते, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टीएलपी को एक सियासी कुव्वत बनाया गया। 2018 के इलेक्शन में खास वो हल्के जहां पे पीएमएलएन की सीटें थी, वहां पे टीएलपी के लोग उम्मीदवारों ने खड़े होकर पीएमएलएन के वोट काटे। हाँ, अच्छा भला डेंट डाला था, अच्छे भले, और उसके नतीजे में जो है वो कई जगह पे पीएमएलएन को शिकस्त भी हुई। तो ये कहना कि ये सिर्फ एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि शायद हम ये भी बता दें कि इन्होंने 2018 के इलेक्शन में इस जमात ने वोट कितने लिए थे जी। जो हमारे पास आदाद शुमार हैं, उसमें कौमी सतह पर इन्होंने 22 लाख से ज्यादा वोट लिया था। बहुत बड़ा वोट, यानी पाकिस्तान में, ये इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, पाकिस्तान में 2018 में 22 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने टीएलपी के लिए वोट डाला था। यानी कि ये वो 22 लाख वो पाकिस्तानी हैं जो समझते हैं कि जो टीएलपी का एजेंडा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उससे इत्तेफाक करते हैं, और वो मेन स्ट्रीम जमातों को छोड़कर और वो टीएलपी को वोट देना चाहते हैं। और इसमें यह भी मेंशन कर देते हैं कि 5 मई को 2017 को ये जमात बनी थी, और जुलाई 2018 में इलेक्शन हुआ है। एक साल में 22 लाख वोट लिया है। एक साल में, यानी इतनी तेजी से मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई जमात जो है वो एक साल के अंदर इतनी बड़ी उसने यानी सियासी कुव्वत बन जाए। और न सिर्फ ये, बल्कि उन तमाम इलेक्शंस में ये छठी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अच्छा, 6th लार्जेस्ट पार्टी, 6th लार्जेस्ट। और इनके 3 मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, सिंध असेंबली में इनके 3 मेंबर हैं जो मुंतखब नुमाइंदे हैं। अब मुझे बताएं कि वो जो कहते हैं कि जी हमने बड़े बड़े दहशतगर्दों की कमर तोड़ी है, बिल्कुल तोड़ी है, कोई शक नहीं है जी। और टीटीपी के खिलाफ जो पाकिस्तान की कामयाबी है उसको जितना सराहा जाए वो कम है। बल्कि बाहर से लोग फॉरेनर्स आके और ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन टीटीपी को और टीएलपी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी दोनों का नेचर ही मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे। वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने हजारों की तादाद में पाकिस्तानियों को कत्ल किया था, और पब्लिक ओपिनियन में ओवरवेलमिंगली जो था वो उस ऑपरेशन के हक में था, जिसकी बुनियाद पर फिर टीटीपी की पाकिस्तान में कमर तोड़ी गई और उस सारे इलाके को क्लियर किया गया। लेकिन तहरीक लबैक टीएलपी जो है वो तो देखिए ना, 22 लाख वोट लिए, वो हमारे शहरों में है, शहरों में बसते हैं, शहरों में इस माशरे का हिस्सा हैं, पंजाब में है, सिंध में है, दीगर सूबों में भी हैं।
बिल्कुल ये बात ठीक है कि उनके पुरतशद्दुद वाक़यात उन्होंने किए हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है कि उनकी वजह से हमारे कई जो पुलिस वाले हैं वो शहीद हुए हैं, इसमें कोई यानी दो राय नहीं है जी। लेकिन क्या आप उस तरीके से इनके ऊपर भी वो हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने टीटीपी के ऊपर किए? तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जब इस तरह की बात करती है तो फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इनकी अप्रोच क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये किस तरीके से ये मामलात को, यानी वो कई बार ऐसे हुआ ना कि वो कहते हैं कि बुरहान ये खुद अपने लिए खड़ा करते हैं। हाँ, तो ये भी ऐसी लग रहा है। और इसमें कंपैरिजन की अगर बात करें तो जो टीटीपी है वो जो बॉर्डर एरियाज हैं अफगानिस्तान के और पाकिस्तान पे, वहां छुपी हुई है, और ये टीएलपी 5000 7000 लोग लेके जीटी रोड पे बैठी है। बिल्कुल ऐसा तो फर्क तो है ना, स्ट्रेटेजी में फर्क होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब इसके दो मेरे अहम पहलू हैं जी। एक तो ये है कि अब क्या होगा, होने क्या चाह रहा है, और गवर्नमेंट क्या सोच रही है और एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। इस पे एक ब्रेक के बाद डिटेल में बात करें। चलें ब्रेक लेने पर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, मिलते बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी फाद साहब, दो अहम पॉइंट्स आप देखिए ना, एक तो पहली चीज तो ये कि अब क्या होगा और हुकूमत क्या सोच रही है, मुमकिनात में क्या शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हुकूमत सोच रही है, जो कह रही है, उसमें और इस्टेब्लिशमेंट जो जिस तरीके से मामले को हल करना चाह रही है उसमें कहीं को फर्क तो नहीं है। हाँ, हुकूमत की कैलकुलेशन कितनी एक दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है। एक पहलू तो ये, दूसरा ये कि हम यहां तक पहुंचे क्यों, सबसे बड़ा सवाल, और कैसे। देखिए, अभी हमने ये जो जिक्र किया था 2018 के इलेक्शन का, उसमें वकास मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि टीएलपी को एक खास मकसद के लिए बनाया गया। ये बात ठीक है कि उनकी जो सपोर्ट है वो ऑर्गेनिक है, यानी ये 22 लाख जो हैं ये इनको कोई जाली वोट नहीं पड़े, लोगों में उनसे एक वाबस्तगी है वोटर्स की, और जो वो नारा लगा रहे हैं उसकी तो एक अट्रैक्शन तो हर पाकिस्तानी के लिए, हर मुसलमान के लिए है। लेकिन उस चीज को चैनलाइज करना एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए ये किया गया, ये ऑर्गेनिकली नहीं हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ। ये वो हरबे हैं जो बार बार हमारी सियासत में इस्तेमाल होते हैं अपने उस वक्त के मुखालिफ को नीचे गिराने में, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा हिस्सा डाला था। मुझे आपको भी याद होगा कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे, जब 2017 में ये टीएलपी वाले इधर आए थे, तो वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट को प्रेशर में डालने के लिए यही बातें कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ हम सुनवा भी दें अगर लोगों को याद है, जो वफाकी वजीर दाखिला हैं आजकल के 2017 में उनका क्या था, ये जरा एक दफा सुन लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे, और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। फाद साहब, 2017 में हुकूमत को वार्निंग मिल रही थी और आज खुद हुकूमत में बैठे हैं। लबु लहजा देखा आपने? लबु लहजा देखे, वो क्या कहते हैं, तन तड़ाक और अपना, ये खुद बात करते हैं ना अपने शेख साहब जी। और अभी क्या हाल है देखा आपने, चेक किया, मुंह लटका हुआ है, ऐसे हवाइयां उड़ी हुई हैं। उस दिन मैं वो शाहजेब खानजादा के शो में को देख रहा था, यानी जिस तरह नहीं होता एक घबराया हुआ बंदा, अल्फाज साथ नहीं दे रहे उनके, मतलब एक ही टोन में एक बात करते हैं और यू टर्न लेके अगली बात कर देते हैं एक ही टोन में। शायद उसकी वजह यह है कि उन्हें खुद एहसास हो रहा है कि वो जो दोगलापन का मुजाहरा हो रहा है शायद बहुत सारी हुकूमती वज़रा की तरफ से, उसका बोझ भी इनके कंधों पे आ रहा है और अपनी बातों का बोझ भी इनके कंधों पे आ रहा है। पता नहीं अब शेख साहब को एहसास है कि नहीं इस चीज का। तो अब जरा क्या इससे जरा थोड़ा सा एक वो मवाजना करें ना, ये जो कह रहे थे उस वक्त, अब क्या कह रहे हैं? अप्रैल में जो बात हुई थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में लेके आना है, उस आपने एक बयान दिया था, वो सुन लेते हैं। तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे
और तरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के खास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को खत्म किया जाएगा। टोन और पिच का फर्क भी आपको नजर देखिए ना, ये लोग बात करते हैं सियासी दिवालियापन का, यही है ना सियासी दिवालियापन, यही होता है कि आप अपने छोटे मफादात के लिए आप वो काम करते हैं जिससे सारे मुल्क को, सारे माशरे को नुकसान होता है और अल्टीमेटली आपको खुद भी होता है। अब देखें ना इनकी पीटीआई के लोगों की क्या हालत हुई है, क्योंकि इन्होंने आज से चंद साल पहले वो कुछ किया था जिनको नहीं करना चाहिए था, अब इनके गले पड़ गया है। बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि देखिए ना, जब इनके गले पड़ा है तो वो मुल्क के गले भी तो पड़ा है ना, ये सिर्फ इनका गला तो नहीं है, सब हम सफर कर रहे हैं। तो ये जो दिवालियापन है, इससे हम यही बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सीखते नहीं हैं। अब आप देखिए, ये जब सारा मामला खड़ा हो गया है, अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी हम बिल्कुल इनसे हम उस तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अगर ये इस तरह अपना सड़कों पे आते रहे और ज़िंदगी को जो है वो उसमें मफलूज करते रहे, तो हम तमाम तर जो भी हम कर सकता है हुकूमत वो करेगी। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है, या चले ठहरे, पहले मैं आपसे एक बात और कर लूं जी। कल नेशनल सिक्योरिटी, परसों कल हुई है मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है। मुझे बताइए, ये जो मैं दिवालियापन का जिक्र कर रहा हूँ, वकास बहैसियत पाकिस्तानी मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, और मेरा ख्याल है कि आपको भी होता होगा और हमारे नाज़रीन को भी होता होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत का आला तरीन कौमी सलामती का फोरम है। बहुत बड़े बड़े फैसले वहां पे होते हैं। टॉप आपकी लीडरशिप, तमाम अस्करी क़यादत, आपके तमाम जो कौमी सलामती से जुड़े हुए वफाकी वजीर हैं, वो सब उसमें मौजूद होते हैं, वज़ीर आज़म उसकी सदारत करते हैं। इससे बड़ा कोई फोरम है नहीं, और इस फोरम में बातें होनी चाहिए वाकई में कौमी सलामती की जी। मसलन अफगानिस्तान वाले इशू की हो सकती है, इंडिया की हो सकती है, इंडिया क्या कर रहा है अफगानिस्तान में। यानी मुझे बताया, आपके खित्ते में को कम मसाइल हैं नेशनल सिक्योरिटी के, अमेरिका से आपके इशूज़ जो है इस टाइम हालात बड़े कशीदा हुए हुए हैं, न्यूक्लियर मामलात हैं, मिडल ईस्ट के इशूज़ हैं, यानी इतने हज़ारों की तादाद में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। बात हम क्या कर रहे हैं, और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। यानी एज अ पाकिस्तानी मुझे कहने दीजिए कि मुझे मेरा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूँ कि हमने यहाँ पे हम ये हालात को हम इधर ले आए हैं कि वो फोरम बैठकर, पूरा हाईएस्ट फोरम इन द लैंड नेशनल सिक्योरिटी का, वो कह रहा है जी टीएलपी को कैसे रोकना है, वो फलाना किसको करना है, वो पुलिस ने क्या करना है, वो रेंजर्स ने क्या करना है। और ये सारा किया किसने? इन्हीं लोगों ने, बिल्कुल ऐसा ही। यही लोग हैं। कल चले, पहले कोई और लोग थे, शक्लें चेंज हो जाती हैं, लेकिन चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो रियासती इदारे हों, यही वो लोग हैं जो मसला इतना खड़ा करते हैं, और यही वो लोग हैं जो बैठकर उसको मसले को हल करने के लिए फिर तमाम तर कोशिशें करते हैं। और सारी दुनिया में लोग हमें देख के हंसते होंगे कि ये क्या, इन्होंने क्या गत बनाई हुई है। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, अब होगा क्या? जो लास्ट टाइम देखे ना, जब भी टीएलपी वाले सड़कों पे आए हैं, इस्लामाबाद तो आपको याद होगा ना, जब यहाँ तक फैजाबाद का धरना हुआ था, बिल्कुल, और बड़ी इधर मारामारी हुई थी, काफी ज्यादा हुई थी, और चैनल्स को भी कहा गया था हाँ कि ना दिखाएं, वो अलग ऑर्डर थे जी। वो सारा नजला मीडिया पे गिरता है, एंड पे आके गंद खुद घोलना। हाँ, एंड में यही है कि आप कसूरवार हैं, आपने नहीं दिखाना अपना। हाँ। अभी भी वही है, अभी भी वही चल रहा है, मेन स्ट्रीम तो सारी चीजें उसी तरह रिपीट हो रही हैं, डिफरेंस तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा कोई। यानी हम सीखते नहीं, कब तक हम इसी तरह इसी गिरदाव में फंसे रहेंगे, वही उसी तरह के वही गलतियां करते रहेंगे। अच्छा, अब पुलिस तो हो गई फेल। पुलिस अगर कामयाब होती तो ये इनको लाहौर भी रोक लेते, बुजदार हुकूमत रोक लेते। पुलिस उन्हीं की है ना अब तो। हाँ। और ये वही बात है, वैसे वो पुलिस है जिसको उन्होंने एक मॉडल पुलिस बनाना था, याद होगा ना, सबसे पहला नारा इनका यही था। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान में जिन्होंने ये कहा था कि जी हम पीटीआई को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि ये पुलिस ठीक कर रहे हैं, और अभी क्योंकि ये कर देंगे तो, यानी ये इतना बड़ा ही उनका वादा था। अब खैर वो बहरहाल वो 3 साल बाद आपने देख लिया क्या हाल, वो एक अलग कहानी है, उसमें कभी बात करेंगे। बहरहाल पुलिस तो गई फेल, अब रेंजर्स लगाती हैं। अब अगर वो नहीं मानते तो रियासत क्या करेगी? ऑप्शन क्या है रियासत के पास? बड़ा सवाल है कि गोली चलाएंगे? ये भी आसान तो नहीं है ना।
वकास अपने लोगों पे गोली चलाना आसान होता है? ऐसे माजी में जब भी इस तरह का कुछ हुआ है, और हुए हमारे इंसिडेंट्स हुए हैं, उनके नताइज बहुत ही खौफनाक निकले। यानी हम सबसे रिसेंट तो हमारे जहन में मॉडल टाउन का वाक़या है, उससे पहले भी हुआ है, कई अदवार में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को ये मालूम है कि एक बार गोली चल गई तो फिर मामलात और सूरत हाल जो है वो सबके हाथों से निकल, उससे ज़्यादा स्वेयर हो जाएगी जो आजकल है। ये फंस गए। क्यों फंसे? क्योंकि खुद प्रॉब्लम क्रिएट किया है, खुद पहले जाल बनाया है, फिर खुद उसमें फंस गए, अब उस जाल को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली देखें, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तसादुम हो जाएगा, और एक बार तसादुम हो गया तो फिर तो ना मैं जो है वो कोई पेशन गोई कर सकता हूँ, क्या होगा, ना आप कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता जी। और अल्लाह ताला यानी आप दुआ कर सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, वरना को मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। किसी न किसी सोल्यूशन पे जाना है। सोल्यूशन पे आ जाते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस पे बात करें। एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फाद साहब, किसी ना किसी नुक्ते पे तो आना होगा ना कोई हल देखना है, और हल भी ऐसा हो कि शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि छठी दफ़ा आए हैं तो एक दफ़ा ये चले जाएं, सातवीं दफ़ा फिर बाद में देखा जाएगा। हल भी कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए। तो क्या अब आखिरी इसमें आप बताएं, क्या सोल्यूशन किस तरफ जा सकते हैं हल के लिए? देखिए, फौरी तो अब जो आपने जिक्र किया कि जब भी इस तरह का मामला खड़ा होता है तो हुकूमत की पहली तरजीह तो होती है किसी तरह इनको तो सड़कों से हटाओ जी, फिर बाद में देखा जाएगा। तो वो जो देखा जाएगा जो पॉलिसी है ना, वो हर बारी उनको अगली बारी के लिए फंसा देती है। अभी भी इनका फौरी तौर पर तो ये होगा कि जी किसी तरीके से सूरत हाल को डिफ्यूज करो और फिर देखा जाएगा। लेकिन देखा जाएगा से हमें ये एस्टैब्लिश हो गया है कि टीएलपी अब बन गई है एक बड़ी फोर्स, और हर बारी जब वो इस तरह का एक मामला को धरना करती है, कोई एक्शन लेती है, और जब भी उनका हुकूमत से मुज़ाकरात होते हैं और हुकूमत उनके मुज़ाकरात मानने पर आमादा होती है, तो टीएलपी की जो स्ट्रेंथ है वो उसमें इजाफा ही होता है। इनको तो फायदा है भाई, पॉलिटिकल पार्टी है वो, ऐसा ही है। वो भी वही काम कर रहे हैं बहुत हद तक जो दीगर जमातें कर रही हैं, उन्होंने भी आखिर वोट लेना है जाके। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आपने इस तरह के ग्रुप्स को जो जिस तरीके से ये इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उनको इतनी कुव्वत दे दी है अपने मकासद को पूरा करने के लिए, आपको उससे पीछे हटना पड़ेगा। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि जब भी हम इस तरह की पॉलिसीज अपनाते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान हमें होता है, और आपको ये फैसला, उसूली फैसला करके, और फिर इस तरह के तमाम ग्रुप्स, तमाम तंजीमें जो जोर जबरदस्ती कर सकती हैं, उनकी ये जोर जबरदस्ती करने की जो अहलियत है, इसको किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। तो इसके लिए तो फिर बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको भी एक ही फोरम पे हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी वो चीज नजर नहीं आ रही। देखिए, यही तो है ना वो सियासी दिवालियापन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कि जो गवर्नमेंट में होता है वो फंसता है, जो अपोजिशन में होते हैं वो उसको मजीद फंसाने की कोशिश करते हैं। जब वो गवर्नमेंट से निकल के अपोजिशन में आता है तो फिर वो कहता है मैंने इनको फंसाना है। हालांकि मेरे ख्याल में ये देखिए, ये वाज़ेह फर्क है कि इस बार आप नोट करें, अपोजिशन की जमातों ने उस तरीके से वो बयानबाजी नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही। ये आपको याद होगा कि पीएमएल की गवर्नमेंट में उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे एहसन इकबाल साहब, उन पे गोली चल गई थी, अटैक हुआ था, और उसको वरगलाने में पीटीआई के एक बहुत अहम लीडर का बहुत बड़ा रोल था जो उनके सियासी मुखालिफ थे। तो यानी कि आप, यही तो असल में जो दुख की बात है कि ऑपोजिशन में आपने उस तरह के काम किए हैं, अब आप फंस रहे हैं। अब कल को जब ये ऑपोजिशन में जाएंगे तो कोई सबक सीखेगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अल्टीमेटली ये कोई एक दिन का या 2 दिन का सोल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जिसमें आपने माजी का तमाम तर जो गंद इकट्ठा किया है उसको आपने साफ करना है। उसको साफ करने के लिए आपको इस तरह के हरबे इस्तेमाल जो आप इस्तेमाल करते रहे, इनसे आपको इज्तनाब करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है इस वक्त। फौरी तौर पर सिर्फ मुज़ाकरात से ये हल हो सकता है, और मुझे ये लगता यूं है कि जब वो मुज़ाकरात फाइनल होंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह का ये एग्रीमेंट पहले भी इन्होंने किया था, हमारे पास शायद कॉपी भी है उसकी, जिसमें ये तमाम तर दस्तखत हैं वुज़रा के और उसके, इसी तरह का एक एग्रीमेंट होगा। उसमें मुझे नहीं पता क्या लिखा होगा, लेकिन उसमें दस्तखत होंगे, उसमें वादे भी होंगे
उसमें कुछ ये भी कहा जाएगा कि जी हम इंशाल्लाह माशाल्लाह ये काम ज़रूर करेंगे, और उसके बाद इनको हुकूमत को कोई फेस सेविंग अपने लिए करनी पड़ेगी। लेकिन जो कॉस्ट एक गवर्नमेंट पे करती है हमेशा, वो ये गवर्नमेंट पे करेगी। अच्छा, बहुत हद तक कर चुकी है, आने वाले दिनों में और करेगी, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। तो इसमें अब जैसे आप इस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक एग्रीमेंट इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान भी तो होना चाहिए ना, कि इस किस्म का मामला दोबारा सर ना उठाए। वो भी तो जितना ये इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है। अग्रीमेंट तो होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है हम उस फेज से बदकिस्मती से बड़े दूर हैं अभी। अच्छा, मेरे ख्याल में अभी और बहुत ठोकरें खानी है, उसके बाद हमें अकल आएगी। अच्छा, अभी नहीं आई। अभी तो ये सुना जा रहा है कि बहुत से टीवी चैनल्स पे भी डिस्कस हो रहा है कि एक पेज वाली कहानी जो है वो एक पेज दोबारा जुड़ गया है, और कल जो मीटिंग भी हुई है उसमें भी सारे एक पेज पे हैं और फैसले मुतफ़िक़ा हो रहे हैं। फैसले एक पेज तो खैर वो उस तरीके से नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह के मामलात हुए हैं पिछले एक महीने में। लेकिन ये जो टीएलपी का मामला है उसमें भी देखिए इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है, जो हमें कम से कम सुनने को आ रहा है, जो एक अंदर से जो थोड़ी बहुत खबर निकलती है, अच्छा, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट एक प्रैक्टिकल सोच लेकर इस चीज़ को इससे निपटना चाह रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते कि ये तसादुम की तरफ मामला जाए। सही है, वो नहीं चाहते। हाँ, वो किसी के हक में नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसके बयानबाजी ज़्यादा स्ट्रांग है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ हद तक ये है कि जी हमें किसी न किसी तरीके से इसका तोड़ निकालना चाहिए। गवर्नमेंट पहले तो कह रही थी हमने मुज़ाकरात नहीं करने, अब वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें भी मेरे ख्याल सबसे अहम रोल इस्टेब्लिशमेंट का ही है। सही है। तो अगर कोई तोड़ निकलेगा तो उसमें अब एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम रोल होगा। ठीक है। लेकिन उससे क्या सबक सीखे जाएंगे, ये वो सवाल है जिसका मैं सिर्फ ये दुआ ही कर सकता हूँ कि इसका जवाब आने वाले दिनों में हमें मिल जाए। हाँ जी, हाँ, हम भी दुआ कर सकते हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में ऐसा कोई जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया फाद साहब। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।